हेलो एवरीवन, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। कल जो वीडियो अपलोड किया था हमने IPU CET BBA के लिए, उसमें बिजनेस एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था उसके हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। इसमें बेसिक जो क्वेश्चंस थे वो टैगलाइन पंचलाइन पे थे, तो उसका आइडिया आपको मिल गया होगा किस तरह से टैगलाइन और पंचलाइन बेसिक जो कंपनीज़ हैं, बेसिकली जो FMCG कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, उनकी हमने की थी कल। नाउ आज हम कुछ करने वाले हैं, बेसिक जो टर्म्स होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनका क्या मीनिंग होता है और वो डेली बिजनेस लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होती हैं। नाउ जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी सारी टर्म्स का आइडिया होगा, हम उन्हें कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या और किसी फील्ड से हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा उनका आइडिया नहीं होगा आपको, तो हम वो कुछ टर्म्स करते हैं आज ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो होंगे बेसिक बिजनेस टर्म्स पे। तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टर्म है दैट इज डाउन साइजिंग, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल हु वर्क इन अ कंपनी, बिजनेसेस एटसेट्रा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट। कई बार कंपनीज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उन्हें लगता है कि अब कॉस्ट कम करनी चाहिए, तो कॉस्ट कम करने के लिए या तो वो अपनी जो कॉस्ट इन्वॉल्व इन द रॉ मटेरियल है उसे कम करें, या वो एम्प्लॉयज़ को रिमूव कर देते हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ले ऑफ, कौन सा वर्ड है? ले ऑफ। आपने एक वर्ड सुना होगा, इसका मतलब ये होता है लोगों को, एम्प्लॉयज को निकाल देना। देन आपने एक वर्ड सुना होगा पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का ही मतलब ये है आपको निकाल दिया गया है, जैसे कि आई वॉज ऑल्सो गिवन पिंक स्लिप विद अदर एम्प्लॉयज, इसका मतलब मुझे भी निकाल दिया अदर एम्प्लॉयज के साथ। दूसरा मैंने आपको वर्ड बताया है अभी, ले ऑफ। ले ऑफ मतलब भी होता है निकाल देना। तो डाउन साइजिंग का प्रॉपर मीनिंग ये हुआ किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को कम कर देना, डाउन साइज कर देना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टर्म की तरफ, विच इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी हायर्स ए थर्ड पार्टी टू परफॉर्म टास्क, हैंडल ऑपरेशंस और प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द कंपनी। यानी कई बार कोई कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है लेकिन सर्विसेज के लिए वो दूसरी कंपनी को हायर कर लेती है। जैसे आपने सपोज आप जियो का मोबाइल यूज़ करते हैं या एयरटेल का मोबाइल यूज़ करते हैं। अब एयरटेल एक नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है जो आपको मोबाइल का नेटवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं वो अपने एम्प्लॉयज़ ही बैठाए, वो किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है और उसके एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO। BPO इसका मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, कोई कंपनी अपना मेन बिजनेस पे ही फोकस करती है और किसी और सर्विसेज के लिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। मोस्टली जैसे US की कंपनीज हैं, उन्हें BPS में, इंडिया में BPO से कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो BPO जो है वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो डायरेक्टली कंपनी से एसोसिएट नहीं है, वो कंपनी के मेन बिजनेस को नहीं देखती हैं, वो सिर्फ एक्स्ट्रा सर्विसेज को ही देखती हैं। नेक्स्ट टर्म R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इज व्हेन बिजनेसेस गैदर नॉलेज टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और डिस्कवर न्यू वेज टू इंप्रूव देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लार्जर कंपनीज may have their own research and development teams that will test and refine products or processes before commercial use। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती रहती हैं, तो उनको इनोवेशन के लिए एक डिफरेंट सेगमेंट होता है उनकी कंपनी में, R&D सेगमेंट। जैसे बहुत सारी फील्ड्स होती हैं कंपनी में, फाइनेंस होता है, मार्केटिंग होता है, IT होता है, ऑपरेशंस होता है, लॉजिस्टिक्स होता है। ऐसे ही एक उनका डिपार्टमेंट R&D भी होता है जो कॉन्टिन्यूसली नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता रहता है, उन्हें लॉन्च करता रहता है। जैसे कि अगर आपने एप्पल का एग्जाम्पल सुना हो, आईफोन आप यूज़ करते हो अगर, तो ये जो कंपनी है ये कॉन्स्टेंटली इनोवेशन पे वर्क करती रहती है। आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता भी लगा होगा ये। तो इसका R&D डिपार्टमेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो R&D वो सेगमेंट होता है जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे वर्क करता है, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें और एक इनोवेशन के साथ उनको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, मार्केट।
ये बहुत ही सिंपल टर्म है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर मार्केट होता है, ऐसे ही किसी मार्केट में हम वर्क नहीं करते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो शोरूम्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो अलग टाइप का मार्केट है, अलग क्राउड को कैटर करते हैं वो। दूसरा, हम अगर स्ट्रीट मार्केट की बात करें तो वहाँ सस्ते सामान मिलते हैं, तो अलग टाइप के कस्टमर को कैटर करते हैं। तो हर फील्ड का एक मार्केट होता है, हर प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है। तो जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है वो उसी को कैटर करके की जाती है। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात आती है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, कोई भी मार्केटिंग जब रिसर्च की जाती है और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म की जाती है तो 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसे हम मार्केटिंग टर्म्स में 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। उसे हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको इन 4 फैक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। प्रोडक्ट, यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है, कहाँ वो किस टाइप का है, वो अच्छा है, महंगा है, सस्ता है, ये सब प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, प्राइस, कितना महंगा प्रोडक्ट है वो और किस टाइप के मार्केट में वो कैटर करेगा। जैसे कि अगर आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो बहुत ही जहाँ पेइंग कैपेसिटी कम है लोगों की, वो लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो उसका प्राइस जो है उस मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं कहलाएगा। तीसरा, प्लेस, आप किस जगह उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, क्या वो मार्केट सूटेबल है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तीसरा, प्रमोशन, व्हाट शुड बी योर प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, आप उसको एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, प्रिंट एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, सोशल मीडिया के थ्रू कैसा होगा, डिजिटल मीडिया के थ्रू कैसा होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ध्यान रखनी होती हैं जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपके एग्जाम में आ सकता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये आपको ध्यान रखना है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट इज बोनस। बोनस तो सबको पता ही है, अगर आप एम्प्लॉय अगर हैं तो आपको टाइम टू टाइम अपने काम के लिए बोनसेस मिलते हैं। दिवाली पे सबको बोनस मिलता है, या टाइम टू टाइम ऐसा भी हो सकता है क्वार्टरली आपको बोनस मिले या एनुअली बोनस मिले। यानी कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है अगर, तो आपकी सैलरी के अलावा जो आपको इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, उसे हम बोनस कहते हैं। वो तभी मिलता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब हुआ, द टर्म क्वार्टर मीन्स सेट ऑफ 3 months डिवीजन ऑफ ए ईयर, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। बेसिकली साल के अगर हम 3-3 महीने के 4 हिस्से कर दें तो एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है, यानी 3 मंथ का जो पीरियड है वो क्वार्टर कहलाता है। लगभग सारे ही बड़ी कंपनीज और बिजनेस हैं अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट बताते हैं। क्वार्टरली रिपोर्ट में उनकी नेट सेल्स कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना हुआ है, उनकी कॉस्ट कितनी लगी है, असेट, लायबिलिटीज एंड जो भी कमर्शियल टर्म्स होती हैं वो क्वार्टरली रिलीज करती है। उन्हीं के बेसिस पे जो आगे इन्वेस्टर्स हैं वो प्लान करते हैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं है। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट लॉन्च होते हैं, जो रिजल्ट रिलीज होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से और एक इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे क्वार्टर का अगर मीनिंग देखते हैं हम, तो 3 महीने का जो पीरियड है उसे हम एक क्वार्टर कहते हैं। नाउ प्रमोशन, द एक्ट ऑफ रेजिंग इन रैंक और ए पोजीशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे हैं, अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो प्रमोशन होने का मतलब ये है कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, कुछ आपकी पावर्स बढ़ जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पे स्केल बढ़ जाता है, आपका पैसा भी बढ़ जाता है। तो एवरीवन वर्क्स फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के कॉर्पोरेट जंगल में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग साम दाम दंड भेंट सबका यूज़ करते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन से आपका नो डाउट पैसा बहुत बढ़ता है, आपकी पावर्स बढ़ती हैं, पर उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती हैं। एसेट, समथिंग ऑफ वैल्यू दैट अ पर्सन, कंपनी एटसेट्रा ओन्स। तो कमर्शियल, अगर कॉमर्स के टर्म्स में देखें तो एसेट को बहुत ही एक तरीके से डिफाइन होगा, लेकिन एक कॉमन मैन की टर्म में देखें जो बिजनेस को समझना चाहता है, तो आपकी एसेट वो है जो आपकी एक वैल्यू क्रिएशन है। जैसे कि सपोज आपके पास बिल्डिंग है तो आपकी एसेट है, आपके पास कुछ कैश रखा हुआ है तो वो आपकी एसेट है, आपके पास पैसा किसी से आने वाला है, आपको पैसा मिलने वाला है अपने कस्टमर से, तो वो भी आपकी एसेट कहलाती है। ठीक है। रिक्रूटमेंट, recruitment is the process of actively seeking out, finding and hiring candidates for a specific position or job. The recruitment definition includes the entire hiring process from inception to the individual recruits integration into the company.
कोई भी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया है आपको, तो उसमें एक HR डिपार्टमेंट भी होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है उसका मेन जो जॉब होता है वो होता है रिक्रूटमेंट करना। अब कोई भी कंपनी अगर रिक्रूटमेंट करती है तो ऐसे ही नहीं किसी को उठा लेती है, पहले आपसे वो जॉब की एक एप्लीकेशन मांगती है, उसमें अपना CV भेजा जाता है, CV के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है और अदर प्रोसेस जो भी होते हैं वो होते हैं। यानी किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट का जो काम होता है वो HR डिपार्टमेंट करता है, और रिक्रूटमेंट के बहुत सारे पैमाने होते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, और उनको ट्रेन करना भी होता है, वो भी रिक्रूटमेंट के बाद होता है, वो भी एक HR डिपार्टमेंट का ही काम होता है। लायबिलिटी, अभी कुछ टाइम पहले हमने सेट डिस्कस किया था, लायबिलिटी देखते हैं हम। अ लायबिलिटी कैन बी एनीथिंग दैट योर कंपनी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, यानी कि अगर आपको किसी को पैसा चुकाना है, सिंपल टर्म्स में समझें तो आपकी लायबिलिटी है। जैसे सपोज आपके सप्लायर्स हैं, आपने किसी से माल परचेज किया है, आप उनको पैसा चुकाना है उनको, तो वो आपकी लायबिलिटी है। आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। अगर आपको टैक्स पे करने हैं, आपको डिविडेंड पे करना है, तो वो भी अगेन आपकी एक लायबिलिटी ही कहलाएगी। End user is a person or other entity that consumers or makes use of the goods for services produced by the businesses. In this way, an end user may differ from a customer, since the entity of a person that buys a product or services may not be the one who usually uses it. End user का मतलब ये है जो कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है। जैसे कि सपोज एक बिल्डर है, उसने बहुत सारे फ्लैट्स बनाए हैं, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और बहुत सारे सपोज फ्लैट बनाए हैं, और मैं फ्लैट में ख़रीदता हूँ। मैं अब मेरे फ्लैट खरीदने के दो पर्पज़ हो सकते हैं, या तो मैं फ्लैट इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करूँ खरीदूँ, या फिर मैं उसमें रहूँ। अगर मैं उसमें रहता हूँ, मैं मेरे रहने के लिए ख़रीदता हूँ, तो मैं उसका एंड यूज़र हुआ। लेकिन मैंने रहने के लिए नहीं ख़रीदा, मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदा है, यानी और उसमें रहेगा तो मुझे रेंट मिलेगा या मैं उसको रीसेल कर दूंगा, तो उस केस में मैं उसका एंड यूज़र नहीं कहलाऊंगा। एंड यूज़र मैं तभी कहलाऊंगा जब मैं उस सर्विसेज का या उस प्रोडक्ट का फाइनल यूज़ करता हूं। अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है तो मैं उस केस में एंड यूज़र नहीं कहलाऊंगा। आपने सपोज किसी को वेजिटेबल मार्केट से सामान बेचा और वो रेस्टोरेंट वाला है, तो रेस्टोरेंट वाला तो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है ना, जो उसमें रेस्टोरेंट में कस्टमर्स खाना खाने आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो वो एंड यूज़र कहलाएंगे। जो होटल रेस्टोरेंट है वो एंड यूज़र नहीं कहलाएंगे। तो एंड यूज़र वही होता है जो उन प्रोडक्ट या सर्विसेज का फाइनली कंज्यूमशन करता है। कॉन्ट्रैक्ट इज ए ऑब्लिगेशन होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म और नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर ड्यूटी। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, जैसे आप सपोज आप एक कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, जैसे बिल्डर है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है कि मुझे पर्टिकुलर टाइम में ये बिल्डिंग बनानी है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके बीच पे। जैसे गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कि रोड मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे बनाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया। यानी एक ऑब्लिगेशन रहता है कि टास्क इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो ऑब्लिगेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने विमन पाल मसाला दाने दाने में केसर का दम, इसका ऐड देखा होगा। कुछ टाइम पहले उसमें अक्षय कुमार की भी एंट्री हुई थी। अक्षय कुमार की भी एक तरह से उसमें प्रमोशन किया गया था, अक्षय कुमार भी प्रमोट कर रहे थे विमन पाल मसाला को, तो लोगों ने बहुत उनका विरोध किया कि आप तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ पे इतना ज्ञान देते रहते हैं, हेल्थ फ्रीक हैं, और आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी टोबैको प्रोडक्ट्स का, तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं कभी प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन आप तो खुद करने लगे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कंपनी के साथ, तो टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रमोशन है मैं नहीं करूँगा। तो ही वॉज ऑब्लाइज्ड, ही वॉज फोर्स्ड टू फॉलो दिस ऑब्लिगेशन। अदरवाइज क्या होता, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो कोर्ट केस होता और बहुत ही हैवी कॉम्पनसेशन है वो उनको पे करना पड़ेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो। Venture capital, startup companies with a potential to grow need a certain amount of investment. Wealthy investors like to invest in their capital in such businesses with a long-term growth perspective. This capital is known as venture capital and the investors are called venture capitalists. सिंपल सा फंड है, आप बिजनेस रन कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए आपको, तो बहुत सारे ऐसे वेल्दी लोग हो सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो बिजनेस में हैं और वो वेल्दी पीपल उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उस बिजनेस में, जिसे ज़रूरत है पैसे की,
वो वेंचर कैपिटल कहलाता है। नाउ जैसा आपने एग्जांपल देखा वो शार्क टैंक इंडिया का, तो शार्क टैंक में जो बिजनेस प्रपोजल लेके आते हैं उनको जो वेल्दी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दे आर वेंचर कैपिटलिस्ट, और जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है दैट इज वेंचर कैपिटल। स्टेक होल्डर, a stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by the business. Now venture capital, ये स्टेक होल्डर का मतलब हुआ कि आपके बिजनेस से जुड़ा कोई भी आदमी जिसके अफेक्ट होने पे आपका बिजनेस अफेक्ट हो या बिजनेस के अफेक्ट होने पे आपका वो जो स्टेक होल्डर है वो अफेक्ट हो। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज हैं, तो एम्प्लॉयज अगर इफेक्ट होते हैं तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, और बिजनेस अगर इफेक्ट होते हैं तो आपके एम्प्लॉय इफेक्ट होंगे। तो ये इनका आपस में रिलेशन है, दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट है, तो ये सब लोग आपके स्टेक होल्डर कहलाते हैं। तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनके इफेक्ट होने पे आपका बिजनेस इफेक्ट होता है और बिजनेस इफेक्ट होने पे उन पे इफेक्ट आता है। तो जैसे कौन कौन से हुए, एम्प्लॉयर्स हुए, आपके कस्टमर्स होंगे, ये भी आपके स्टेक होल्डर हो गए, आपके सप्लायर हो गए, ये भी आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, या फिर आपके बिजनेस में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा तो वो भी आपके स्टेक होल्डर ही कहलाएंगे। तो इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो योर स्टेक होल्डर्स। एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट हैपन्स व्हेन एन ऑफर इज मेड by one person and accepted by the another person or another organization। तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को ऑफर प्रोवाइड करती है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो सिंपल एग्रीमेंट दोनों के बीच हो जाता है। ठीक है। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज अ पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूशन दैट ओन्स एट लीस्ट वन शेयर ऑफ द कंपनी स्टॉक। बहुत सारी कंपनीज आपने सुना होगा, अपने वैल्यूएशन होती है मार्केट में, जो अपने शेयर्स होते हैं वो होते हैं उनके पास। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कुछ भी पोर्शन ऑफ शेयर है, इवन एटलीस्ट अगर वन शेयर भी है, तो यू आर द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। यानी कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है, अगर आपके पास उसका शेयर है तो उसके प्रोपोर्शन में ही, उसके परसेंटेज के हिसाब से ही आप कंपनी की ओनरशिप रखते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, आप मान के चलिए दे आर एक्चुअली पार्टनर्स ऑफ द कंपनी और ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, हालांकि इनकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है। आपके पास अगर शेयर्स बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे हैं और आप ओनरशिप ही रखते हैं, बहुत कम है तो भी आप ओनर ही कहते हैं, लेकिन आपकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम निकल के आती है। ड्रिल डाउन, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट डिजर्व्स क्लोजर इंस्पेक्शन। ड्रिल डाउन का मतलब ये, कोई सपोज आप रिपोर्ट देख रहे हैं तो ड्रिल डाउन करते हैं। ड्रिल डाउन का मतलब आप ऊपर से नहीं देखते उस रिपोर्ट को, आप पूरा एनालिसिस करते हैं, किस रिपोर्ट के बारे में हमारा मार्केट में क्या कहा गया है, क्या नहीं गया है, हमारे फोकस कहाँ पे करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो दैट इज ड्रिल डाउन अप्रोच, यानी एकदम आप थोरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस पर, दैट इज कॉल्ड ड्रिल डाउन अप्रोच। इन्वेंट्री, all the items, goods, merchandise and the material held by a business for selling in the market to earn a profit. Example, if a newspaper vendor uses a vehicle to deliver newspapers to the customers, only the newspaper will be considered as inventory, the vehicle will not be considered and the vehicle will be considered as an asset। जो सामान आप बेच रहे हैं, अगर आपके पास उसका स्टॉक है तो इन्वेंट्री कहलाएगी। उस सामान को बेचने के लिए कोई मशीनरी यूज की जाती है तो वो स्टॉक नहीं, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं कहलाती है, वो आपका असेट कहलाती है। ठीक है। यानी कि सपोज एग्जांपल में बताया भी गया है, आप न्यूज़पेपर बेचते हैं और आपके पास कोई न्यूज़पेपर का स्टॉक है तो वो आपकी इन्वेंट्री है, लेकिन आप इन्वेंट्री को लिए यानी कि अपने न्यूज़पेपर बेचने के लिए अगर कोई व्हीकल का यूज़ करते हैं तो वो आपकी एसेट कहलाएगी, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो कोई भी गुड्स जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं अगर उसका स्टॉक अवेलेबल है तो इन्वेंट्री कहलाती है। उस गुड्स को बेचने के लिए जो आप व्हीकल या और भी कोई चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो आपकी एसेट कहलाती है, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं कहलाती है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी हमने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था या डिलीवर किया था मैंने आपको कि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, एचआर होता है, ऑपरेशंस, आईटी, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट भी होता है जिसका काम जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो मैन पावर को रिक्रूट करना, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनके बेनिफिट्स के लिए काम करना, तो ये सब रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज द डिवीजन ऑफ ए बिजनेस दैट इज चार्ज्ड विद फाइंडिंग, यानी कि लोग को सर्च करना, उन्हें रिक्रूट करना, उन्हें स्क्रीन करना एंड
ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट्स, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना जो काम होता है वो आपका HR का ही रहता है। इट ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोग्राम्स, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के टाइम टू टाइम जो कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, दीज आर ऑल्सो गवर्न और गिवन बाय HR डिपार्टमेंट ओनली। बजट, a summary of intended expenditures along with the proposals for how to meet them। जैसे हमारा देश है वो बजट लेके आता है कि हमें यहाँ पे ये काम करने हैं, ये हमारे पास पैसा है तो हम इस तरह से काम करेंगे, तो इस पैसे को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारा एक बजट कहलाता है। हर घर का एक हाउस होल्ड बजट भी रहता है कि हमारे मंथली सैलरी इतनी आती है, इसमें हमें ये खर्चे करने हैं, तो हम अपना एक बजट प्लान करने हैं कि हमारी इनकम कितनी हुई है, हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे और हमारी सेविंग कितनी होगी। सिमिलरली किसी कंपनी का भी बजट होता है कि इतने हमारे कस्टमर से पैसा आ सकता है हमारे पास ये सामान बेच के, इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं, इतना हमारा प्रॉफिट रहेगा, तो ये भी एक बजट का प्लान होता है। यानी कि फाइनेंशियल जो एक आपका काइंड ऑफ रिसर्च कह सकते हैं, कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, कितना बचेगा, सिंपल टर्म्स में यही आपका बजट होगा। और इस बजट को, इस हम टास्क को पूरा करने के लिए कैसे कैसे करेंगे, मतलब उसकी जो प्रोसेस क्या होगा उसको अचीव करने के लिए, ये भी हमारा बजट के अंदर ही आता है। डेडलाइन, द पॉइंट इन टाइम समथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी कि डेडलाइन का मतलब ये है कि कोई भी टास्क हमें कंप्लीट करना है, तो कितने टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे उसको, कोई पर्टिकुलर डेट पे या कितने बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, वो हमारा डेडलाइन कहलाता है। जैसे कि सपोज किसी बॉस ने अपने जूनियर से कहा आई वांट दिस टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय 4 PM टुडे, तो आपकी डेडलाइन हो गई 4 PM। अगर किसी ने कहा कि आई वांट दिस टास्क टू बी कंप्लीटेड बाय 9th जून, इसका मतलब 9th जून इज़ योर डेडलाइन। 9th जून के रात को 11:59 तक आप ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, तो डेडलाइन आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक बिजनेस टर्म्स मैं कहूँगा जो हमने डिस्कस करी हैं। ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो हो सकता है फैमिलियर हो, लेकिन अदर बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए फैमिलियर नहीं होती है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहला पार्ट था इसका। एक बहुत ही जल्दी हम इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोगो, पंचलाइन और सिंपल जो बिजनेस बेस्ड क्वेश्चंस है, बिजनेस एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस है, उस पर बहुत जल्दी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम 10th को या 11 जब भी शेड्यूल है आप उसको इजीली अच्छे से कर पाएँ। चलिए, विश यू गुड लक, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।